Hello everyone, welcome to PD Gurukul. So today we are going to start a new series of daily current affairs, especially for those candidates who are preparing for civil services examination. तो जितने भी लोग यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन में है, उनके लिए पीडी गुरुकुल एक नई यूट्यूब सीरीज की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं. दैट इज ऑल अबाउट डेली करंट अफेयर्स. गाइज वी ऑल नो दैट कि गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपके पास करंट अफेयर्स का एक सॉलिड बैकअप वहां पे होना चाहिए. अब चाहे जितना भी स्टैटिक पोर्शन क्यों ना कर ले, बट विदाउट करंट अफेयर्स इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रैक द सिविल सर्विसेज. एंड आपके इसी टारगेट के लिए, आपके इसी करियर के लिए, इसी टारगेट के लिए पीडी गुरुकुल एक नई यूट्यूब सीरीज यहाँ पे लेके आई है. दैट इज ऑल अबाउट डेली करंट अफेयर्स. मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स का सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि सर करंट अफेयर जो है उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, वहां पे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसका किस तरीके से एनालिसिस किया जाए, वहां पे कौन सी चीजों को शामिल किया जाए, उसकी नोट्स कैसी बनाई जाए. ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके एक नई सीरीज की हम यहाँ पे कर रहे हैं शुरुआत फॉर दोज कैंडिडेट्स कि जिसकी ऐसी इच्छा है कि सर हमें इसकी पीडीएफ अवेलेबल चाहिए. सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप दैट इज पीडी गुरुकुल, और वहां से आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी. इवन फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग इन गुजराती मीडियम, वी हैव प्रोवाइडेड अ फैसिलिटी कि आपको गुजराती में भी वहां से पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी. सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप दैट इज अबाउट पीडी गुरुकुल एंड यू कैन गेट द पीडीएफ. सो पीडीएफ आपको वहां से अवेलेबल मिल जाएगी, और साथ में अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप अपने साथ साथ यहाँ पे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जा रहा है आप वहां पे नोट्स भी बना सकते हैं. Right? So let's start a new series on this YouTube platform that is all about daily current affairs. और गाइस अगर हम आज के बात करें कि मतलब आज में कौन से करंट अफेयर्स में ऐसी न्यूज है जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे इंपॉर्टेंट है. सो दिस आर सम न्यूज दैट इज अबाउट एस्ट्रॉइड YR4, कोझिकोड, वर्ल्ड्स नर्सिंग 2025 रिपोर्ट, clientelism, patronage and free buys in the politics, and the last is My Bharat portal. Recently the government of India has approached the youth of India to register on this kind of portals. That is all about My Bharat portal, मेरा युवा भारत. तो इस पोर्टल बेसिकली यहाँ पे कौन सी बातें हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यहाँ पे जितने भी यूथ यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, ताकि कल उठ के अगर आपके पास कहीं पे भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है, तो आप इस पोर्टल पे जाओ, वहां पे रजिस्टर करवाओ एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी. राइट? बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मेंस के रिगार्डिंग हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से बनते हैं, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, हु विल बी द इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे वीडियोस में अपने करते हैं शुरुआत. And let's start our first topic, and that is about asteroid YR4. In Gujarati, we use the word Lagu Graha. In English, the word is used asteroid. Now, the first thing, what is the meaning of asteroid? भैया एस्टेरॉइड का बेसिकली मीनिंग क्या है? देखिए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस के अंदर है और जहां पे शेप जो है वो थोड़ा सा इरेग्युलर होता है. ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, बट यस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट्स विच आर हैविंग इरेग्युलर शेप और जिसकी खुद की कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं होती, वहां पे एक ही ऑर्बिट में बहुत से एस्टेरॉइड एक साथ घूमते रहते हैं. राइट? सो ऐसे जो छोटे छोटे जो माइनर प्लैनेट्स होते हैं दे आर नोन एज एस्टेरॉइड्स, और उसी में से एक एस्टेरॉइड की यहां पे बात है दैट इज अबाउट एस्टेरॉइड YR4. देन व्हाट इज इन द न्यूज? तो रिसेंटली नासा हैज अनाउंस्ड that asteroid YR4 has a 3.8% probability of colliding with the moon on December 22, 2032. नासा ने ऐसा डिक्लेरेशन वहां पे एक लगाई है कि YR4 नाम का जो एस्टेरॉइड है उसकी 3.8% चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज है कि वो मून को टकराने वाला है ऑन December 22, 2032. ऑलरेडी एक बार ऐसी भी डिक्लेरेशन हुई थी पहले कि यही एस्टेरॉइड यही एस्टेरॉइड अर्थ को भी वहां पे टकराने वाला था. अप्रोक्सीमेटली उसकी जो प्रोबेबिलिटीज थी दैट वाज 3.1%. एज ऑफ नाउ इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जहां पे ये मून को टकराने वाला है
तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताई गई है, तो बोले 3.8%। और YR4 बेसिकली है क्या, इट इज अ नियर अर्थ एस्टेरॉइड। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर अर्थ एस्टेरॉइड इन अ सिंपल टर्म? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के बहुत नजदीक से गुजरते हैं उसके लिए अपने वर्ड यूज करते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड या फिर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। और ऐसा अगर कोई एस्टेरॉइड जो पृथ्वी के बहुत नजदीक से अगर वहां पे निकले, द वर्ड इज यूज नियर अर्थ एस्टेरॉइड। भैया नजदीक का मतलब कितना होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दी अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 1.3 टाइम्स, वहां तक का अगर डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस पे रहे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नियर अर्थ। इट्स ऑर्बिट ब्रिंग्स इट विद इन 1.3 टाइम्स द अर्थ सन डिस्टेंस, मेकिंग इट अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, राइट। और अभी तक नासा ने जितने भी एस्टेरॉइड को वहां पे डिटेक्ट किया है उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस एस्टेरॉइड की है, ऐसा माना जाता है। अगर इसका टकराव होगा तो वहां पे इफेक्ट बहुत बड़ी सी होगी, ऐसा यहाँ पे अपने मान जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ये सब एस्टेरॉइड की डिटेल्स नासा के पास या फिर हमारे पास कहां से आई, तो कोई तो वहां पे टेलीस्कोप जैसा कुछ होना चाहिए जो इस एस्टेरॉइड के बारे में हमें बता रहा है। तो बोले यस, a new infrared data from James Webb Space Telescope estimates its size at 65 meters approximately, which is comparable to 10-story building, which is below the 140-meter threshold for classification as a potentially hazardous asteroid. तो जो अपना टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसने एक एस्टिमेशन लगाया है। एस्टिमेशन किस तरीके से है कि अप्रोक्सीमेटली 65 मीटर्स के आसपास की कुछ साइज होगी जो एक 10 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है और थोड़ा सा वहां पे खतरनाक हो सकता है, पोटेंशियली हजार्डस। ऑलरेडी जो हमने बात की थी दैट YR4 had 3.1% chances of hitting the earth, but the latest trajectory analysis shows a negligible risk to the earth। मतलब रिसेंटली जो एनालिसिस हुआ है वहां पे एक चीज क्लियर है कि अर्थ को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है यहां से, राइट। लेकिन इस बार वहां पे खतरा किसके ऊपर है, तो बोले मून के ऊपर है, नॉट ऑन दी अर्थ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टेरॉइड, जो अभी अभी हमने रिसेंटली वहां पे बात की। एस्टेरॉइड्स आल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स आर रॉकी रेमिनेंट्स फ्रॉम द अर्ली सोलर सिस्टम डेटिंग बैक 4.6 बिलियन ईयर्स। इतने सालों पहले शायद इनका फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके की कुछ बातें, प्लस they exhibit irregular shapes, though a few are nearly spherical, and some host small companion moons, किसी के पास अपने अपने moons भी होते हैं, और even exist as binary और triple systems। एस्टेरॉइड का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है वो कहां पे आता है, तो वी ऑल नो इट इज बिटवीन टू प्लैनेट्स, दैट इज मार्स एज वेल एज जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे पूरा एस्टेरॉइड का एक बेल्ट। और अभी तक बोल सकते हैं कि मेजोरिटी जितने भी एस्टेरॉइड हमने फाउंड किए हैं वो इसी बेल्ट से बिलोंग कर रहे थे। अभी तक के जितने भी हुए हैं मेजोरिटी ऑफ देम आर फाउंड फ्रॉम दिस एस्टेरॉइड बेल्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रोजन्स, ये ट्रोजन्स क्या होता है? देखिए कुछ ऐसे एस्टेरॉइड जो किसी प्लेनेट की ऑर्बिट के साथ वहां पे आपको दिखाई दे और वो अपनी जगह पे स्टेबल रहते हैं। क्यों स्टेबल रहते हैं? बिकॉज दे आर एट दी लाग्रांज पॉइंट्स। व्हाट इज लाग्रांज पॉइंट्स? लाग्रांज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है स्पेस के अंदर जहां पे अर्थ से या फिर किसी प्लेनेट से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और सूर्य से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्ट इक्वल ऑपोजिट अमाउंट में होते हैं। मतलब थोड़ा सा फोर्स यहां से आ रहा है, एग्जैक्ट उतना ही फोर्स वहां से लग रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्ट सेंटर में रह जाता है। वो ना ही प्लेनेट की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और ना ही सन की ओर, क्योंकि दोनों साइड से उसे क्लियर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स वहां पे लग रहा है। अगर कोई एस्टेरॉइड ऐसे लाग्रांज पॉइंट पे वहां पे है तो उसके लिए वहां पे वर्ड चलता है, दे आर नोन एज ट्रोजन्स। और लास्ट में वहां पे आता है नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। व्हाट इज नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स? तो रिसेंटली हमने वहां पे बात की कि भैया ऐसे एस्टेरॉइड जो पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरते हैं जहां पे डिस्टेंस 1.3 टाइम्स ऑफ सन अर्थ डिस्टेंस होता है,
then it is called as near earth asteroids, right? So that is all about asteroids as well as YR4. दूसरे करंट अफेयर पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, पीडी गुरुकुल गांधीनगर में एक नई बैच शुरू होने के लिए जा रही है फॉर जीपीएससी 2026 और ये बैच शुरुआत हो रही है फ्रॉम द 19th ऑफ मे 2025। पीडी गुरुकुल जो कि यूपीएससी और जीपीएससी के लिए फेमस है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच इन अवर गांधीनगर ब्रांच इन गुजरात from 19th of May 2025. So for those students जो basically अभी देख रहे हैं कि भैया मुझे इस प्रिपरेशन में जाना है नहीं जाना है, आपके उस प्रिपरेशन की रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर इंस्टीट्यूशंस की रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ गुजरात पीडी गुरुकुल, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे दर्शाए हुए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी भी वहां पे कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फिलअप फॉर्म होगा, आप उस फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं ताकि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो सामने से आपका वहां पे कॉन्टेक्ट करेंगे, राइट? यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 दैट इज स्पेसिफिकली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट, एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट, और किस तरीके से यहाँ पे करियर बनाया जाए उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर as well as you can fill up the form which is given in the description box and our coordinates will be call back you, right? So basically GPSC क्लास 1-2 के लिए नई बैच शुरू हो रही है गांधीनगर के अंदर, साथ साथ जीपीएससी क्लास 1-2 के लिए नई बैच शुरुआत हो रही है अहमदाबाद के अंदर। यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा मेडिवल हिस्ट्री, जबकि गांधीनगर में सब्जेक्ट है आपका गुजरात हिस्ट्री। दोनों जगह पे 19 मई 2025 से बैच शुरू हो रही है। जितने भी लोग यहाँ पे एनरोल होने की इच्छा धराते हैं उन्हें 3 फ्री डेमो ट्रायल्स वहां पे दिए जाएंगे, साथ में अप टू 50% स्कॉलरशिप। यस, ये ऑफर अभी के लिए यहाँ पे ओपन है, अप टू 50% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी वहां पे देख सकते हैं, वहीं से भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, राइट? सो यू कैन फॉलो पीडी गुरुकुल फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप। सो बेसिकली नई बैच की शुरुआत है जीपीएससी क्लास 1-2 एज वेल एज यूपीएससी, प्लस दोनों ब्रांच के अंदर साथ में हमारी तीसरी भी ब्रांच है बड़ौदा, दैट इज वडोदरा के अंदर। तो वहां पे यूपीएससी की बैच भी रिसेंटली शुरू हुई है और नई बैच भी नेक्स्ट मंथ में शुरू होने वाली है। इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच ऑफ यूपीएससी यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट पीडी गुरुकुल। पीडी गुरुकुल एक गुजरात के एकमात्र एक इंस्टीट्यूट है जो मेजरली यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 दैट इज हायर ऑफिसर्स की जो एग्जाम्स है वहां पे हम फोकस करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसने अभी रिसेंटली वहां पे जीपीएससी क्लास 1-2 वगैरह की एग्जाम दी होगी, शायद पेपर के अंदर कुछ प्लस माइनस रहा होगा, राइट? अगर दिमाग में कंफ्यूजन है कि यार कहाँ पे कुछ रह गए या फिर क्यों इसके अंदर अपने बार बार फेल होते हैं, तो प्लीज एक बार यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एंड आफ्टर दैट आपके जितने भी वहां पे डाउट्स है, जो भी आपकी वहां पे टेंशंस है, वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, राइट? चलिए करंट अफेयर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज अबाउट कोझिकोड। कोझिकोड ने रिसेंटली WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क्स को वहां पे ज्वाइन किया है। फिर से एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है, इंडिया का वो कौन सा सिटी है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क को ज्वाइन किया है? तो आंसर इज कोझिकोड। और कोझिकोड कहां पे रहेगा? द आंसर इज केरला। देखिए बेसिकली WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोग्राम चला रहा है, ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। और इस प्रोग्राम के ऊपर किसके ऊपर ज्यादा फोकस रखा जाता है या फिर किसके ऊपर ज्यादा फोकस वहां पे किया जाएगा? तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स है, जितने भी एल्डर लोग हैं, तो जितने भी एल्डर पीपल है उनके लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज आपको वहां पे प्रोवाइड करनी है। एज वी ऑल नो कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे ऐसा होने लगा है कि कल्चर थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सीनियर सिटीजन्स है उनको कंट्री की एक टाइप की डेट मानी जाती है। जो लोग एक जमाने में इस कंट्री का यूथ थे, जिन्होंने इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहां पे कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है,
who are the pioneers, but उन्हीं assets को आज डेट के स्वरूप में माना जाता है और उनकी इतनी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो बेसिकली उनकी केयर करने के लिए, उनसे रिगार्डिंग कुछ डेवलपमेंट करने के लिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, उस एफर्ट्स को जज करने का पूरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। कोझिकोड ऑफ केरला हैज रिसेंटली जॉइंड दिस काइंड ऑफ ग्रुप, जो बेसिकली उसका एक डेडिकेशन बता रहा है, डेडिकेशन फॉर मेकिंग अर्बन लाइफ मोर इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव फॉर सीनियर सिटीजन्स। और ऐसा किस तरीके से किया जाएगा? बाय सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड एल्डर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, आपको अपने सिटीज को ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा सेफ, ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट वाला वहां पे बनाना है। जितने भी लोग वहां पे ज्यादा सीनियर सिटीजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उन सबकी सेफ्टी, उन सबको सपोर्ट देना, दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फॉर दैट दिस प्रोग्राम हैज बीन रन। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वगैरह क्या रहेंगे? द फर्स्ट एम इज टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ओल्डर एडल्ट्स थ्रू सस्टेनेबल इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग। साथ में यहाँ पे कौन से एरियाज के ऊपर फोकस किया जाएगा? द फर्स्ट, एक्सेसिबल पब्लिक प्लेसेस, अफोर्डेबल एंड सुटेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कम्युनिटी सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन, communication tools and digital inclusion। See, this is one of the most important parameter। हमें डिजिटली भी सबको इंक्लूड करना है। Many a times people are saying यार इनको ये नहीं आते, इनको वो नहीं आते, ये तो बहुत सिंपल है। भैया वो आपके लिए सिंपल है क्योंकि आप इस जमाने में जी रहे हैं, राइट? जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ एक ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर वहां पे निकाली हो, उनके लिए चेंजेस को अडॉप्ट करना, उसे एक्सेप्ट करना, वो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। एंड एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर पूरा वर्ल्ड जहां पे डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, सो एट दैट टाइम इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड डिजिटल इंक्लूजन इवन फॉर द सीनियर सिटीजन्स। तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाएगी। साथ में देखा जाए तो भैया ये प्रोग्राम जो यहाँ पे चला रहे हैं उसकी अगर कुछ डिटेलिंग्स की अगर हम बात करें, ये प्रोग्राम 2010 दैट इज 2010 से वहां पे शुरू हो रहा है। That is to connect the cities and communities which are committed to make their environments more age friendly. It includes hundreds of cities across more than 50 countries। तो इस टाइप का एक नया कंसेप्ट है जो पूरी दुनिया के अंदर वहां पे शुरू हुआ है। साथ में यहाँ पे एज इंक्लूसिव प्लानिंग उन सबको वहां पे इंकरेज किया जाएगा। एल्डर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। गवर्नेंस के अंदर भी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा के उनके एक्सपीरियंस का वहां पे लाभ लिया जाएगा। क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशंस वहां पे किए जाएंगे। कोझिकोड ने कौन से एफर्ट्स लगाए हैं खुद को इस सिटीज वाले नेटवर्क के अंदर शामिल करने के लिए? डेवलपमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन फ्रेंडली पार्क्स एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज टेलर्ड फॉर एल्डरली पीपल, वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस आर देयर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर इंफॉर्मेशन आर देयर। ये सब अलग अलग वहां पे प्रैक्टिसेस है जो कोझिकोड ने भी अडॉप्ट की है, राइट? सो ओवरऑल देखा जाए तो कोझिकोड एक ऐसा सिटी है जो WHO के गोल्डन ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग 2025 रिपोर्ट। और ये वाला जो रिपोर्ट है इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और बेसिकली ये रिपोर्ट 2020 के एक रिपोर्ट के ऊपर ही वहां पे बनाया गया है। इट बिल्ड्स ऑन द 2020 रिपोर्ट टू असेस द प्रोग्रेस, चैलेंजेस एंड पॉलिसी नीड्स इन द ग्लोबल नर्सिंग वर्कफोर्स। और वहां पे देखा जाए तो पूरा एक सिनारियो, पूरा एक पिक्चर यहाँ पे क्लियर किया गया है। अगर हम ग्लोबल नर्सिंग वर्कफोर्स की बात करें कि पूरी दुनिया के अंदर कितने लोग नर्सिंग से आज जुड़े हैं, कितनी वर्कफोर्स वहां पे है, द आंसर इज 28 मिलियन। 28 मिलियन नर्सेज ग्लोबली, और उसमें से भी अगर हम बात करें तो 19 मिलियन आर प्रोफेशनल नर्सेज, जो प्रोफेशनली ये वाला काम वहां पे कर रहे हैं। लेकिन अगर एक जजमेंट है कि बाय द ईयर 2030 देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ 4.6 मिलियन नर्सेज, especially in Africa, Southeast Asia and Eastern Mediterranean Sea।
तो इस जोन्स के आसपास ऐसा लग रहा है कि 2030 तक नर्सिस की वहां पे शॉर्टेज पाई जाएगी, राइट? सी, नर्सिस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस इन द इकोनॉमी। हेल्थ फैसिलिटीज के लिए इनकी वहां पे बहुत जरूरत पड़ती है, बट द प्रॉब्लम इज उनकी वैल्यू नहीं की जा रही। तो इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए ही इस टाइप की रिपोर्ट्स को इश्यू किया जाता है, ताकि हमें रियलिटी के बारे में पता चले। वहां पे उन्होंने बोला है कि एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। 8% एनुअल इंक्रीज इन नर्सिंग ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड। नर्सिंग के जो ग्रेजुएट्स है वो उसमें हर साल 8% के नंबर्स बढ़ने चाहिए। एवरी ईयर $10 पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। पर कैपिटा, दैट इज पर पर्सन। हर साल पर पर्सन $10 की पर कैपिटा जो है उसको वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे वर्क प्लेस और जेंडर इश्यूज बहुत है। 90% ऑफ नर्सेज आर वुमन, बट उनकी जो लीडरशिप रोल है वो बहुत ही लिमिटेड है। वुमन जो है वो नर्सिस है, बट लोग एज अ लीडर उन्हें वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। प्लस पुअर वर्किंग कंडीशंस, हैरेसमेंट इज देयर, बर्नआउट इज देयर, लोअर पेमेंट, ये सारी की सारी वजह से ये सेक्टर जो है वो पूरा खराब होके पड़ा हुआ है। सो बेसिकली कौन सी रिकमेंडेशंस यहां पे दी हुई है ताकि सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट किया जाए? इन्वेस्ट इन नर्सिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लीडरशिप, improve the workplace condition and ensure safe staffing, modernize the regulation and harmonize the standards, strengthen data system for workforce planning, address gender inequality and support women in the leadership। जेंडर इनइक्वालिटी को वहां पे एड्रेस करो, और साथ में जो वुमन है जो यहाँ पे लीडरशिप के रोल में आगे बढ़ना चाहती है उनको सपोर्ट करना चाहिए। Promote ethical recruitment and reduce over-reliance on foreign trained nurses. Expand the scope of nursing practice. Ensure intersectoral collaboration. Align nursing roles with primarily healthcare needs. And the last, monitoring the implementation. तो इन सारी की सारी चीजों को वहां पे ठीक ठाक करने से नर्सिंग का ये जो सेक्टर है उसको वापस बूस्ट ऑन किया जा सकता है। So that is all about State of World's Nursing 2025 report. Again once more मैं आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एंड गांधीनगर is going to launch a new batch for GPSC 2026. ये बैच शुरुआत हो रही है from the 19th of May 2025. So if you want to enroll, अगर अभी भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि या तो मुझे एग्जाम में मतलब प्रिपरेशन मुझे जाना है कि नहीं जाना है, अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो कौन से लेवल पे प्रिपरेशन होगी, मुझे कौन सा मीडियम चूज करना चाहिए, कौन सी इंस्टीट्यूट चूज करनी चाहिए, सो फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। एंड एज ऑफ नाउ देयर विल बी 3 days फ्री डेमो सेशंस, प्लस we also have another scheme that is of scholarships up to 50%. For more details you can call on this number और यू कैन फिल अप द डिस्क्रिप्शन फॉर्म जो आपके वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उस फॉर्म को वहां पे फिलअप करो। अवर कोऑर्डिनेट्स विल कॉल बैक टू यू सून, राइट? सो अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों जगह पे नई बैच शुरू हो रही है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में सब्जेक्ट रहेगा मेडिवल हिस्ट्री, एंड अगर हम गांधीनगर की बात करें तो वहां पे सब्जेक्ट रहेगा गुजरात हिस्ट्री, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग द न्यू बैच फ्रॉम 19th of May 2025. चलिए लेट्स कंटिन्यू ऑन अवर करंट अफेयर्स। देयर आर सम वर्ड्स लाइक क्लाइंटलिज्म, पेट्रोनेज एंड फ्रीवेज इन दी पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स के अंदर ये सब वर्ड्स वहां पे आते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? सी एज ऑफ नाउ वी हैव सीन दैट मेंस के अंदर वहां पे वर्ड्स का खेल बहुत ज्यादा होता है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ हैवी वर्ड्स जो मेंस में आपको यूज कर रहे हैं, प्लस आपको दिखाई देंगे। तो प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ वो रट्टाफिकेशन नहीं होता है कि कुछ ना कुछ डेटा आपके सामने आया और उसको वहां पे रट दिए, राइट? सो वी शुड नो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, इनका मीनिंग क्या होता है इन डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड हियर दैट इज अबाउट क्लाइंटलिज्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइंटलिज्म? सी, क्लाइंटलिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम where goods or services are exchanged for political support, especially in a personalized and selective manner। जब कभी किसी बंदे से मतलब कि किसी पर्सन से या फिर ग्रुप से
पॉलिटिकली आपको सपोर्ट चाहिए होता है, and for that support, if you are offering some kind of goods or services in exchange, then ऐसे ट्रांजेक्शंस या फिर ऐसे इवेंट्स के लिए वहां पे वर्ड चलता है क्लाइंटलिज्म। आप किसी इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स वहां पे देने का कुछ वादा करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ वोट्स और लॉयल्टी टुवर्ड्स योर पार्टी, तो वहां पे वर्ड चलता है क्लाइंटलिज्म। बेसिकली यहाँ पे एक डायडिक रिलेशनशिप होता है, दैट इज पैट्रन और क्लाइंट का रिलेशन। बेनिफिट्स के अंदर कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो आपको शायद जॉब के बेनिफिट्स वहां पे दिए जाएंगे, लोन्स दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे और सब्सिडीज भी वहां पे दे सकते हैं। देखा जाए तो जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहां पे इस टाइप की सिस्टम थोड़ी सी ज्यादा है, और यहां से अपने बोल सकते हैं कि जो पॉलिसी बेस्ड वोटिंग होनी चाहिए वो बहुत कम हो जाती है। मतलब कि लोग जब वोट्स वगैरह देते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की आशा से वोट देते हैं, ना कि ये देख के कि यहाँ पे कौन सी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा था। तो जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की या फिर इस टाइप की इलेक्शन के अंदर अगर आपको एनालिसिस कर रहे हैं तो ऐसे अलग अलग बेनिफिट्स के बेस पे जो बहुत ही टेम्पररी होते हैं उसके बेस पे वहां पे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल भी यहाँ पे है, दैट अ लोकल पॉलिटिशियन प्रोमिसेस गवर्नमेंट जॉब्स और एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स टू अ स्पेसिफिक कास्ट और लोकेलिटी इन एक्सचेंज ऑफ देयर वोट्स, राइट। सेकेंड वर्ड यहाँ पे जो चलता है दैट इज अबाउट पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म। देखिए पॉलिटिकल फेवरेटिज्म का मतलब क्या है कि इलेक्शन आ रहा है, आप हमें सपोर्ट करें, एक बार इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल फेवरेटिज्म। Patronage is the distribution of state resources, especially public jobs, contracts or benefits, to political supporters as a reward for their loyalty. कोई आपके साथ वहां पे लॉयल तरीके से काम कर रहा है और उसके सामने आप एक्सचेंज में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर बेनिफिट्स दे रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज पैट्रोनेज। इट इज बेस्ड ऑन पार्टी लॉयल्टी और इलेक्टोरल सपोर्ट, और ये नॉर्मली कहां पे बहुत चलता है, इट इज कॉमन इन ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये दो जगह पे ये बहुत ज्यादा है। और अगर मान के चलो आपने इस तरीके से किसी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉयल्टी आप किसी को इस तरीके से अलग बेनिफिट दे रहे हो, अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इनएफिशिएंसी को प्रमोट कर रहे हैं, साथ साथ आप नेपोटिज्म को आगे बढ़ाते रहे। मेरिट बेस्ड किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरिट को हटा के डायरेक्ट कुछ सिलेक्शन करने की यहाँ पे बात है। So for example, we can say that a ruling party appoints its workers or supporters to high level administrative or advisory posts bypassing the merit based selection. And now the last, that is about freebies या फिर freebies, pre-election promises and populism। इलेक्शन शुरू होने से पहले गवर्नमेंट के द्वारा अगर ऐसी कोई भी टाइप की वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि भैया इलेक्शन में आप हमें वोट दे, इलेक्शन खत्म होने के बाद वी विल प्रोवाइड यू फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वी विल प्रोवाइड यू फ्री वाटर सपोर्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी देना, वाटर देना, मोबाइल फोन्स देना, लैपटॉप्स देना, स्कूटर्स देना या फिर कैश ट्रांसफर्स करना, ऐसी लोभ लालच दी जाती है इलेक्शन से पहले, that please vote for our party and we will give you 50,000 rupees in your bank account, right। तो ऐसे फ्रीबीज से एक तो दूर रहना चाहिए और दूसरा इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने जरूरी हो जाते हैं। यहाँ पे दो टाइप के डिसएडवांटेज होते हैं। द फर्स्ट डिसएडवांटेज, वो इलेक्शन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है, राइट, वहां पे थोड़ी सी मेल प्रैक्टिसेस हो रही है। एंड द सेकेंड पॉइंट, आप कंट्री के रिसोर्सेज को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वहां पे यूज कर रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा गया है कि कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में से अगर कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो बेसिकली पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए, ना कि खुद के पर्सनल पर्पस के लिए, राइट। कभी कभार ये भी होता है कि इलेक्शन में हमें सपोर्ट करें, हम आपकी लोन जो है वगैरह माफ करवा देंगे, यूटिलिटी बिल्स को माफ करवा देंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बोलना है कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये सब बहुत चल रहा है। सो क्लाइंटलिज्म जो है वो थोड़ा टारगेटेड होता है, आप हमें सपोर्ट करें उसके सामने आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसी सब बातें होती है। जबकि पेट्रोनेज जो है वो पूरा इलाइट बेस्ड होता है, जो पार्टी के इनसाइडर्स को दिया जाता है उनकी लॉयल्टी के लिए,
फ्री बेस जो है वो पूरे मास को दी जाती है, पूरे पब्लिक को दी जाती है कि आप इलेक्शन में हमको सपोर्ट करें, बाद में ये सब आपको दिया जाएगा। सो बेसिकली ये सब वहां पे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक कंसर्न वहां पे बताया था दैट सुप्रीम कोर्ट हैज रेज्ड अ कंसर्न ऑन फाइनेंशियल इररिस्पांसिबिलिटी ड्यू टू फ्री बाइस। और साथ में आर्टिकल नंबर 266 एंड 282, 266 that is about consolidated funds of India, that talks about the use of consolidated funds. State expenditure must be for public purpose, not for your private purpose, right? So ऐसी चीजें यहाँ पे अपने देश में चलती है। क्लाइंटेलिज्म क्या होता है, पेट्रोनेज क्या होता है, इलेक्शन फ्री बाइस क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर हम इफेक्ट की बात करें तो डेफिनेटली वो नेगेटिव ही इफेक्ट वहां पे लगाएगा। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे करप्शन बढ़ने के चांसेस है, इनएफिशिएंसी के चांसेस, नॉन मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होने के चांसेस है, ये आपके रिसोर्सेज को वहां से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा, उसका अलोकेशन प्रॉपर होने नहीं देगा। इकोनॉमी की बात करें तो ये अनसस्टेनेबल फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा सकता है। क्राउड्स आउट एसेंशियल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो एसेंशियल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसे आप खर्च करने वाले थे, उन पैसों से आपने ये सब कुछ अगर कर दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करोगे, राइट? तो एक तो फिस्कल डेफिसिट तो हो ही रहा है, घाटा हो ही रहा है, प्लस डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। सो दोनों टाइप से यहां पे इश्यू है। और शायद ऐसा बोला जाता है कि अपनी एफआरबीएम जो नॉर्म्स है, दैट इज फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट नॉर्म्स, इसे भी वहां पे थोड़ा सा ब्रीच करेगा। एंड नाउ द लास्ट करंट अफेयर्स टॉपिक, एंड दैट इज ऑल अबाउट माय भारत पोर्टल, मेरा युवा भारत। The government has approached the youth of India to register on this kind of portals. Recently अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर अपील टू यूथ इन पटना to actively join My Bharat portal and contribute to nation building initiatives. Then what are the features? It was launched on 31st October 2023. That is the Sardar Vallabhbhai Patel's birth anniversary by Prime Minister himself. इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। एक ऑटोनोमस बॉडी रहेगी, और ध्यान रखना पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल रहेगा। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एम्पावर यूथ बाय एंगेजिंग देम इन नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज, टू क्रिएट अ टेक्नोलॉजी अनेबल्ड प्लेटफॉर्म दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन यूथ एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और यूथ के बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है, उस गैप को वहां पे ब्रिज करना, इसका मतलब उसको वहां पे फुलफिल करने का ये काम है, तो जो ये वाला पोर्टल वहां पे करेगा। यहाँ पे आपको वॉलेंटियरिंग दी जाएगी, लीडरशिप क्वालिटीज वहां पे प्रोवाइड होगी, सिविक एंगेजमेंट होगा, स्किल बिल्डिंग फैसिलिटीज वहां पे होगी। इट विल स्ट्रेंथन यूथ पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग, सर्विसेज एंड डेवलपमेंट। और एग्जैक्टली ये पोर्टल है क्या? दैट इज माय भारत इज अ वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म for the youth aged between 15 to 29 years, that connects them with the opportunities for volunteering, skill development, leadership training, internships and career guidance, civic participation and government programs and schemes. इन सब के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड की जाएगी। उसके की फीचर्स क्या है? तो जितने भी यूथ 15 से लेके 29 इयर्स के बीच में है, देयर इज एन ओपन रजिस्ट्रेशन फॉर देम। फ्री साइन अप रहेगा, और ऐसा नहीं है कि मतलब साइन अप करने पे आपको कोई फीस वहां पे चार्ज करनी है। इट्स अ मोबाइल प्लेटफॉर्म, एक पहला प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिकली स्मार्टफोन्स के साथ वहां पे डिजाइन किया गया है, विथ रियल टाइम अपडेट्स एंड एक्सेसिबिलिटी। स्किल बिल्डिंग की बातें है, वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स की बातें है, कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड, डेटा मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट यूथ इंटरफेस। सो इस टाइप से एक नया पोर्टल यहाँ पे शुरू हुआ है जो स्पेसिफिकली इंडियन यूथ के ऊपर फोकस कर रहा है। एज वी ऑल नो दैट इंडिया हैज द मैक्सिमम डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द वर्ल्ड, एंड टू यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ डिविडेंड द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस माय भारत पोर्टल, राइट? तो जितने भी यूथ यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आप भी इसके ऊपर वहां पे रजिस्टर करवा सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स which are provided by the government, right? So that's it, that is all about that. तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहाँ पे अपने कर रहे हैं एंड
राइट। आई होप कि आप सबको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू हैव लाइक दैट then please don't forget to click on the like button as well as subscribe PD Gurukul channel for more daily current affair videos. And don't forget that PD Gurukul has launched a new batch from 19th of May 2025 for GPSC 2026 class 1-2 examination. ऑलरेडी यूपीएससी की बैच इस महीने शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ में वापस शुरू होने वाली है। आपको अगर ज्वाइन करना है सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, वहां पे इंक्वायरी आप कर सकते हैं। साथ में नीचे जो डिस्क्रिप्शन फॉर्म बॉक्स है वहां पे एक फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच। इसके साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड कल सुबह वापस एक बार कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ वापस होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच।